तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और हाजिर है फिर से आप लोगों के लिए एक और नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। तो आज का हमारा वीडियो वीवीयू के सेमेस्टर 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका सेशन 2023 से 27 है और मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के ऊपर आधारित होने वाला है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत क्या थे तथा उसका आलोचनात्मक परीक्षण बताएंगे। तो बने रहे पूरे वीडियो में, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि सभी पॉइंट्स को आप क्लियरली समझ पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर रहे तो आप कैसे लिखेंगे, इसी चीज को इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आपको भले ही इस प्रकार से पूछे या फिर किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो भी आपको यही सेम आंसर लिखना है। तो इस प्रश्न का आंसर लिखना शुरू करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे कि प्लेटो यूनान का एक महान राजनीतिक विचारक था तथा उनकी महान रचना का नाम रिपब्लिक है। तो प्लेटो जो है वो यूनान के एक महान राजनीतिक विचारक थे और उनका एक रचना है जो बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है? रिपब्लिक। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में प्लेटो ने लिखा है कि सभी आधुनिक राज्यों का विधान और शासन असंतोषजनक है। प्रत्येक राज्य की यही दशा है, अतः बाध्य होकर मुझे इस निष्कर्ष को स्वीकार करना पड़ा कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सही शिक्षा को ही राज्यों और व्यक्तियों के आचरण का आधार माना जाए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की योजना में शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा के महत्व तथा नई शिक्षा के कार्यक्रम का वर्णन किया है। तो क्या है कि प्लेटो ने अपने जो रचना है रिपब्लिक, उसमें क्या लिखा है कि सभी जो आधुनिक राज्य हैं उनका विधान और शासन, जो कानून है और जो शासन है वो असंतोषजनक है। प्रत्येक राज्य का यही दशा है। ठीक है, कोई एक राज्य का नहीं बल्कि सभी राज्य का यही दशा है। अतः बाध्य होकर प्लेटो क्या कहते हैं कि अतः बाध्य होकर मुझे इस निष्कर्ष को स्वीकार करना पड़ा कि इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सही शिक्षा को राज्यों और व्यक्तियों के आचरण का आधार माना जाए। ठीक है, यह कहना है किसका? प्लेटो का। और कहाँ पे किए हैं ये बात? रिपब्लिक में किए हैं। इन सभी बातों का जिक्र उन्होंने रिपब्लिक में किया। ठीक है, अपनी जो रचना है रिपब्लिक उसमें किया है। और आगे क्या कहते हैं? आगे कुछ इस प्रकार से है कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की योजना में शिक्षा की आवश्यकता, शिक्षा का महत्व तथा नई शिक्षा के कार्यक्रम का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम लोग शिक्षा के महत्व को जानेंगे। ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे शिक्षा के महत्व को? कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का प्रयत्न है तथा त्रुटिपूर्ण जीवन को सुधारने की एक योजना है। तो शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या कहना है कि शिक्षा जो है वो सामाजिक बुराइयों को नष्ट करने का एक प्रयत्न है। ठीक है, एक प्रयास है तथा जो हमारे जीवन में त्रुटि है उसको सुधारने का एक योजना है शिक्षा। आगे है कि प्लेटो का कहना है कि शिक्षा बौद्धिक बुराई के लिए बौद्धिक उपचार है। आगे है कि प्लेटो ने शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य आत्मा को ऐसी परिस्थिति में ले जाना है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में सबसे उपयुक्त हो। जिस प्रकार शरीर भोजन के बिना नहीं रह सकता है, उसी तरह आत्मा अपनी क्रियाओं के लिए शिक्षा रूपी आध्यात्मिक भोजन पर निर्भर है। तो देखिए, जो प्लेटो है ना वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हैं और साथ ही शिक्षा का तात्पर्य वैसे बताते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य आत्मा को ऐसी परिस्थिति में ले जाना है जो उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में उपयुक्त हो। ठीक है, जिस प्रकार हमारा शरीर भोजन पर निर्भर करता है और भोजन के बिना नहीं रह सकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जो आत्मा है वो भी अपनी क्रियाओं के लिए शिक्षा रूपी आध्यात्मिक भोजन पर निर्भर करता है। आगे लिखेंगे कि प्लेटो राज्य को श्रेष्ठ शिक्षा का साधन मानता है। उसके अनुसार सही शिक्षा से जीवन के मार्गों की अनेक कठिनाइयां दूर की जा सकती है। व्यक्ति को विवेकशील और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान बनाने का यह रचनात्मक उपाय है। तो अरस्तु का शिक्षा को लेकर के क्या मानना है कि शिक्षा से ही जीवन के मार्गों की जो अनेक कठिनाइयां उसको दूर की जा सकती है और साथ ही व्यक्ति को विवेकशील और अपने कार्य के प्रति अधिक निष्ठावान बनाने का ये रचनात्मक तरीका है, उपाय है। ठीक है, अब शिक्षा का महत्व हम लोग लिख लिया। अब आगे लिखेंगे शिक्षा के उद्देश्य। इसको टॉपिक वाइज पॉइंट में कर करके लिखेंगे। तो इसमें कैसे शुरू करेंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य न्याय को साकार करना है। प्लेटो के मुताबिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग पॉइंट में दिखाएंगे 1 2 3 ऐसे कर करके। ठीक है, पहला है शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य। ठीक है, शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य क्या होता है कि इसका प्रथम उद्देश्य अभिभावक वर्ग को प्रशासन तथा संरक्षण के कार्यों में विशेषज्ञ बनाना है। दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे कि इसका दूसरा उद्देश्य संरक्षक वर्ग में साहस की भावना भरना है। तीसरा है सामाजिक व आत्मिक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे
कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर व आत्मा के समुचित विकास के लिए शिक्षण प्रदान करना है। चौथा है व्यक्तिगत उद्देश्य। इसमें कैसे लिखेंगे कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी है। तो शिक्षा के उद्देश्य में ये चार टॉपिक को लिखेंगे, 4 पॉइंट को लिखेंगे। ये चारों उद्देश्यों को लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि अपनी योजना को प्लेटो ने 2 स्तरों प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में विभक्त किया है। शिक्षा का इन 2 स्तरों में वर्गीकरण विद्यार्थियों की उम्र तथा उनके वर्गों को ध्यान में रखकर किया गया है, ठीक है, जिसमें से पहला है प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा है उच्च शिक्षा। अब नेक्स्ट हमारा अगला बारी है प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता लिखने के बारे में, ठीक है, कि प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया उसकी विशेषता क्या क्या थी। तो एक हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताएं, ठीक है। तो लिखेंगे कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिसमें से पहला क्या है कि प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत जो है वो दर्शन प्रमुख आधार के रूप में है, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा दर्शन शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार समस्त ज्ञान तथा क्रियाकलापों की आत्मा ही स्रोत है, अतः आत्मा को ही समस्त ज्ञान का कोप कह सकते हैं। तो क्या है कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो दर्शन शास्त्र पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो के अनुसार क्या है कि समस्त ज्ञान तथा क्रियाकलापों का जो स्रोत है वो आत्मा है, ठीक है, इसलिए आत्मा को ही समस्त ज्ञान का कोप कह सकते हैं। और साथ ही प्लेटो ने राज्य को नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान का संस्था माना है, ठीक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में दूसरी विशेषता क्या थी कि न्याय की प्रमुखता है इसमें, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा न्याय पर आधारित थी तथा न्याय के आदर्श की सफलता के लिए एक नवीन प्रकार के मानसिक तथा भौतिक वातावरण की आवश्यकता थी। शिक्षा सिद्धांत की तीसरी विशेषता है पाठ्यक्रम का आधार निश्चित आयु व वर्ग, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु एवं बुद्धि के आधार पर निर्धारित किया था। तो प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत था उसमें का जो पाठ्यक्रम था, ठीक है, वो क्या है कि आयु और बुद्धि के आधार पर निर्धारित किया गया था, ठीक है। जिस प्रकार का आयु है, जितनी बुद्धि है, उस प्रकार से पाठ्यक्रम भी निर्धारित थे। चौथा विशेषता है पाठ्यक्रम में नैतिक मानदंडों को उचित स्थान। इसमें लिखना है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया है। वह नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि प्लेटो ने अपनी जो शिक्षा योजना थी उसके अंतर्गत क्या किया था कि धर्म और नैतिकता को उचित स्थान प्रदान किया था, और साथ ही वह नैतिकता के दृष्टिकोण से जो साहित्य और कलाकृतियां कुरुचिपूर्ण हो, मतलब कि जिसमें रुचि ना हो, उसको सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता में एक महत्वपूर्ण विशेषता था कि शिक्षा एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया है, मतलब कि पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस टॉपिक में लिखेंगे कि प्लेटो ने शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य ना मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में शिक्षा को जीवन का अल्पकालीन कार्य ना मानकर, मतलब कि एक एज तक चलने वाला कार्य ना मानकर पूरे जीवन तक चलने वाली प्रक्रिया मानी थी, ठीक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की छठी विशेषता है कि बौद्धिक विकास पर बहुत अधिक बल दिया गया था। इसमें लिखेंगे कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य व्यक्ति का बौद्धिक विकास करना था। तो प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया था उसका उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति को बौद्धिक रूप से विकसित करना, मतलब कि उसके बुद्धि का विकास करना। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का 7वां विशेषता यह है कि राज्य को वो प्रशिक्षण संस्था के रूप में मानते थे। तो इस टॉपिक में लिखेंगे कि प्लेटो शिक्षा कार्य के लिए राज्य को ही सर्वोच्च संस्था मानता था, क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को अपने अनुरूप शिक्षित करना है। तो इसलिए प्लेटो जो है वो राज्य को शिक्षा के प्रमुख संस्था के रूप में मानते थे। अब प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषता खत्म हो गई, उसके बाद अब इसकी आलोचना किस आधार पर की जा सकती है, इसको भी हम लोग लिखेंगे कि प्लेटो के शिक्षा योजना की आलोचना, ठीक है। इसमें डैश लगा के लिखेंगे कि उपरोक्त विशेषताओं के बाद भी प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में अनेक अवगुण विद्यमान थे, जिसके आधार पर प्लेटो की शिक्षा की कड़ी आलोचना की गई थी, जो निम्नलिखित प्रकार से है। तो देखिए, प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था में जितना हम लोग विशेषता लिखे वो विशेषता तो थे ही, उसके साथ ही बहुत सारे अवगुण थे, ठीक है, बहुत सारी कमियां थी, जिस आधार पे प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी कड़ी आलोचना की जाती है। तो वो आधार क्या क्या है इस बात को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे एक हेडिंग बनाएंगे कि उत्पादकों के लिए शिक्षा नहीं थी, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना में सबसे बड़ा दोष तो यह है कि वह उत्पादकों अथवा श्रमिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता। क्या उन्हें अच्छा नागरिक बनने तथा अपना कार्य अच्छी तरह सीखने की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए थी? तो प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो उत्पादक और श्रमिक के जो वर्ग थे उसके लिए कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं लाया, कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं की। क्या उनको अपने काम को अच्छी तरह से सीखने का या ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं था? क्या वो भी सीख के काम को अच्छे तरीके से कर सकते थे? लेकिन इन वर्गों के लिए कोई शिक्षा व्यवस्था थी ही नहीं। दूसरी कमी थी कि पाठ्यक्रम की जो अवधि थी वो बहुत अधिक थी, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि प्लेटो की उच्च शिक्षा की अवधि बहुत लंबी है। 35 वर्ष की आयु तक सैद्धांतिक शिक्षा चलती है, उसके बाद 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा चलती है, 50 वर्ष तक तो शिक्षा प्राप्त करते करते व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। तो देखिए, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कमी क्या थी कि उसकी जो शिक्षा की अवधि थी वो बहुत ज्यादा लंबा था, ठीक है। 35 वर्ष तक सैद्धांतिक शिक्षा चलता था, उसके बाद भी 15 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा चलता था। तो 50 वर्ष तक तो इंसान कोई भी व्यक्ति
शिक्षा ग्रहण करते रहेगा तब तक तो वो बूढ़ा भी हो जाएगा। और अगर अभी का रेशियो देखा जाए तो जो व्यक्ति है वो 60 साल से 65 साल के अंदर तो मर भी जाते हैं, तो 15 साल के लिए ही पढ़ेगा क्या। तीसरा आलोचना है कि गणित आदि पर अधिक बल दिया गया था। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में गणित आदि विषयों पर बहुत अधिक बल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का निश्चित रूप से महत्व है, परंतु प्रत्येक शासक को गणित का पंडित होना चाहिए, यह बात सर्वदा अतार्किक है। तो क्या है कि प्लेटो के जो शिक्षा योजना थी उसमें गणित पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था। हालांकि ये मानते भी हैं कि गणित का जो महत्व है वो शिक्षा के जगत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गणित का पंडित हो जाना सभी शासक को ये तो अतार्किक बात है, इसलिए गणित पर बहुत ज्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, अब अगली कमियां है कि स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों और पुरुषों के स्वभाव में अंतर को दर्शाया है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि प्लेटो यह तो ठीक कहता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, परंतु वह स्त्रियों व पुरुषों के मूल शारीरिक और मानसिक अंतर की उपेक्षा करता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें वे ही अच्छी तरह से कर सकती हैं। प्लेटो इस अंतर की उपेक्षा करता है, इसलिए उसकी शिक्षा दोषपूर्ण है। देखिए, प्लेटो जो है वो अपनी शिक्षा व्यवस्था में ये बात अच्छा कहता है कि स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके जो पुरुषों और स्त्रियों के बीच की जो शारीरिक और मानसिक अंतर है उसकी उपेक्षा करता है, उस बात को वो नहीं मानता है। यह भी नहीं मानता है कि कुछ कार्य है जो स्त्री ही केवल कर सकती है और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको स्त्री अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगी, तो इस बात को भी वो नहीं मानते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो दोषपूर्ण है। अगली आलोचना है नियंत्रित शिक्षा। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि प्लेटो की शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा है। सभी व्यक्तियों के लिए नियंत्रित और निर्देशित शिक्षा, ऐसी शिक्षा में स्वतंत्र चिंतन स्वभाव नहीं है और दर्शन की दुनिया में सत्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है शिक्षा स्वतंत्र हो, एक रस न हो। तो प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है वो राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सभी व्यक्तियों को नियंत्रित और निर्देशित शिक्षा मिलेगी और ऐसी शिक्षा में स्वतंत्र चिंतन संभव नहीं हो सकता है और दर्शन की दुनिया में सत्य तक पहुंचने के लिए यही चीज आवश्यक है। ठीक है, इसलिए ये भी एक प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत में एक कमी के रूप में बन करके आता है। तो इतने प्रकार की कमियां प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान थी। ठीक है, अब हम लोग उसको निष्कर्ष को लिखेंगे कि उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी हम देखते हैं कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के महत्व का पलड़ा भारी है। एक प्रसिद्ध राजनीतिक का कथन है कि आधुनिक आलोचकों को इस बात पर अवश्य आपत्ति होनी चाहिए कि प्लेटो ने शिक्षा के इस महत्व को एक ओर तो बड़े विस्तार से उल्लेखित किया है और दूसरी ओर वह अन्य सामाजिक अध्ययन के विषयों की ओर विशेष रूप से उदासीन है। तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसने राज्य को ही सर्वोच्च शिक्षा संस्थान माना है। मतलब कि इतना सारा आलोचना होने के बाद, इतना सारा कमियां होने के बाद भी जो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत है उसका महत्व का पलड़ा भारी है। ठीक है, एक प्रसिद्ध राजनीतिक का कहना है कि जो आधुनिक आलोचक है, जो आलोचना करते हैं, उसको यह आपत्ति जरूर होना चाहिए कि प्लेटो ने जो शिक्षा का व्यवस्था दिया है, शिक्षा का सिद्धांत दिया है, उसमें एक और जहां उन्होंने बड़े अच्छे से बड़े विस्तार से उल्लेखित किया है, वहीं दूसरे ओर जो समाज की अन्य कमियां हैं, अन्य अध्ययन है, जो सामाजिक अध्ययन है, उसके विषय में वो उदासीन दिखते हैं, उसका कोई व्यवस्था नहीं की है। ठीक है, और साथ ही प्लेटो ने राज्य को ही शिक्षा का सर्वोच्च संस्थान भी माना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर लास्ट होता है, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे, उसके बाद हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से एग्जाम हॉल में जब ये प्रश्न देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही आंसर लिखना है और इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके आप अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात की, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपके सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उसको यहाँ पे हम आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओ और एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।